नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का जो पर्पस है बनाने का, वो आपके गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को हम लेके सबसे पहले आए हैं। उत्तर प्रदेश हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में और भी कई चीजें ऐसी है जिसके मामले में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। तो हम हर एक राज्य का जो एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तृत जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा जो आपको और कहीं प्राप्त नहीं होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है नामकरण। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा? इससे पहले इसका क्या नाम था? हम उत्तर प्रदेश को पहले किन अलग-अलग नामों से जानते थे? इन सभी चीजों के बारे में है। तो देखिए, भारत के उत्तर भाग में स्थित होने के कारण ये जो उत्तर प्रदेश है, ये अगर भारत के नक्शा पे आप देखोगे ना, तो ये आपको उत्तर भाग में दिखाई देगा। उत्तर भाग में स्थित होने के कारण ही इस प्रदेश का नाम जो है वो उत्तर प्रदेश रखा गया। इस प्रदेश का पूर्व नाम जो था, मतलब पहले का जो नाम था, वो संयुक्त प्रांत था। तो ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश जो है वो नया नाम है। उत्तर प्रदेश से अगर पहले उत्तर प्रदेश का कुछ नाम था तो वो नाम था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था। पहले इसे हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। अगर आपको राजधानी पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो याद रखिएगा, राजधानी उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। बहुत ही प्यारा शहर है और इसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे कई बार नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और लखनऊ में और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बहुत देखने में भी सुंदर है। खासकर पिछले कई सालों में इसके अंदर के बनाए गए जो पार्क की सुविधाएं हैं, जो यहाँ पे पार्किंग बनाया गया है, जो कपल्स स्पॉट बनाया गया है, वो काफी महत्वपूर्ण है, खासकर लखनऊ के लिए। तो ये लखनऊ के बारे में था और इसके नामकरण कैसे हुआ, पहले इसे क्या कहते थे, इसकी राजधानी क्या थी, वो था। अब हम बात करेंगे इसके पड़ोसी राज्य के बारे में। अगर लखनऊ जो एक राज्य है ना, वो एक ऐसा राज्य है जिसका बॉर्डर राज्यों के हिसाब से सबसे ज्यादा राज्यों से मिलता है। ये सबसे अधिक राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। ये बात तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये उत्तराखंड के बॉर्डर से भी मैच करता है, हिमाचल प्रदेश के भी बॉर्डर से मैच करता है, बिहार के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, झारखंड के साथ होता है, हरियाणा के साथ होता है, राजस्थान के साथ होता है, मध्य प्रदेश के साथ होता है, छत्तीसगढ़ के साथ होता है और दिल्ली के साथ होता है। मतलब यह एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य। आगे मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है अपने भारत में, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आपको बताना है राजस्थान। तो आप अकेला उत्तर प्रदेश को देख रहे होंगे कि कई सारे राज्यों के साथ इसके बॉर्डर जो है वो शेयर होते हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। मतलब 9 राज्यों के साथ सिर्फ और सिर्फ भारत में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो अपने इतने सारे पड़ोसी राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के नाम बताएं तो आप बताएंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड तो पड़ोसी होगा ही क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर से ही टूट के उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। पहले उत्तराखंड कोई राज्य नहीं था, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता था, लेकिन कुछ ही समय पहले इसको तोड़ के एक अलग राज्य का निर्माण किया गया। तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं दिल्ली। ये सभी जो है वो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। और वही जो मैंने आपको अभी बताया है कि भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य, मतलब सबसे ज्यादा सीमाओं के साथ लगने वाले राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश का ही नाम आता है। अगर हमसे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाए तो यह एक ऐसा राज्य भी है जो एक देश के साथ भी अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। तो वो देश है नेपाल। आप यदि गोरखपुर के साइड से आगे बढ़ोगे तो आप, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है ना, और गोरखपुर के आगे बढ़ने के बाद आपको नेपाल के बॉर्डर दिखाई देगा। मतलब वहां से एक दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है, एक दूसरा देश शुरू हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश
एक ऐसा राज्य भी है जो अपने पड़ोसी देश मतलब कि भारत के पड़ोसी देश में आप नेपाल का नाम ले सकते हो, नेपाल के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि कितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है, तो ये 2,36,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश के अगर हम जमीन की बात करें, उसके क्षेत्रफल की बात करें, तो ये 2,36,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी हम आपको जितने भी आंकड़े बताएंगे, जितनी भी जनसंख्या के बारे में हो जाए, साक्षरता के बारे में हो जाए, महिलाओं के बारे में हो जाए या पुरुष के बारे में हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 2011 तक के ही डाटा के हिसाब से बता सकता हूं, क्योंकि 10 साल के बाद हमारे यहाँ सर्वेक्षण होता है, मतलब कि सर्वे होता है। हर एक 10 साल पे भारत देश के अंदर सर्वेक्षण की प्रक्रिया मतलब कि जनगणना की प्रक्रिया की जाती है। लोग के घरों में जितनी भी जनसंख्याएं होती है उसका सरकार जो है वो आकलन करता है, जानकारी इकट्ठा करता है। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोरोना का समय चल रहा था, पैंडेमिक चल रहा था, इस कारण से ये जनगणना हुआ नहीं। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास आया नहीं। तो 2011 से हमारे 21 में होना था, तो 21 में हुआ नहीं, तो अब हम 31 तक का वेट करेंगे। शायद अब ये जनगणना 2031 में होगा, तो फिर हमें लेटेस्ट डाटा पता चलेगा कि अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, जो हमें पढ़ना है सिलेबस के अनुसार 2011 में, तो वो था 19,98,12,341। इतने लोगों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और भारत की जो कुल जनसंख्या है, जो टोटल पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का, उसका 16.49% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जैसे कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। और यहाँ पे पुरुषों की अगर संख्या की बात कर ले, मर्दों की संख्या की बात कर ले, तो 10,44,80,510 पुरुष हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी तो बढ़ गए होंगे, 10 सालों में तो पता नहीं जनसंख्या कहाँ से कहाँ चली जाती है। दूसरा है महिलाओं की जनसंख्या के बारे में। ये हमारे पुरुषों के बारे में था, मेल के बारे में था। अब हम फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनकी जनसंख्या जो है वो 9,53,31,831 है। इतनी महिलाएं हैं। और 10,44,80,510 पुरुषों की संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जनसंख्या घनत्व क्या है। तो सबसे पहले तो जनसंख्या घनत्व को समझ लीजिए। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम उस जगह का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो 1 वर्ग किलोमीटर में कुल लोग जो रहते हैं वो 829 है, अर्थात 829 लोग निवास करते हैं टोटल उत्तर प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में। लिंगानुपात की बात कर ले, तो यहाँ पे 912 दिया गया है, अर्थात 1,000 पुरुष पे सिर्फ और सिर्फ 912 महिलाएं हैं। बाकी लोगों की शादी नहीं हो पाती उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये वास्तविकता भी है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ये तो ऐसे बताने वाली बातें हैं कि हाँ, 1,000 लोगों में से बस 912 लोगों की शादी हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का सीन भी तो कुछ अलग है। वहां पे कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे महिलाएं कई सारे पुरुषों से भी शादी कर लेती है। तो ये सब मिला के मतलब डाटा पूरा कैप्चर हो ही जाता है, मतलब फिल हो जाता है, कोई परेशानी नहीं रह पाती। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है साक्षरता दर, मतलब कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं इसके बारे में। तो जो भी बातें मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2011 के हिसाब से दे रहा हूँ। मतलब लास्ट जो सर्वे हुआ था, लास्ट जो जनगणना हुआ है 2011 में, उसके हिसाब से 100 लोगों में से वहां पे सिर्फ और सिर्फ 67 लोग ही पढ़े लिखे हैं। मतलब 67.25% पीपल जो हैं वो पढ़े हुए हैं, अर्थात आप कह सकते हैं लोग पढ़े हुए हैं। और यहाँ पे जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, जो मर्द होते हैं, उनके पढ़ने की मतलब जो यहाँ पे प्रतिशत दिख रहा है वो ज्यादा है। मतलब 77.3% पुरुष जो है वहां पे पढ़े लिखे हैं। और महिलाओं के अगर साक्षरता की बात कर लें, तो 57.2% महिलाएं पढ़ी हुई है। मतलब 100 पुरुष और महिला, अगर 100 लोगों को ले लोगे आप, तो उसमें से 77 मर्द पढ़े हैं और 57 महिलाएं पढ़ी है। कम महिलाओं के पढ़ने की जो रेशियो है वो कम होती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश में नहीं,
बहुत सारे और भी ऐसे राज्य हैं। जब हम आपको बिहार के बारे में बताएँगे तो आपका तो नेत्र से झरझर आँसू गिरने लगेगा। सबसे नीचे स्थान पे हमारा बिहार आता है। प्रमुख अगर भाषा की बात की जाए उत्तर प्रदेश का, प्रमुख भाषाएँ कौन-कौन सी बोली जाती है, तो आपको पता है कि हमारा भारत विविधताओं वाला देश है और खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो यहाँ भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। तो वहाँ की जो प्रमुख भाषा है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो ही और उर्दू। और कुल जिलों की अगर बात कर लें तो जैसा कि आपको पता है कि आबादी के मामले में बहुत बड़ा राज्य है ये। तो उत्तर प्रदेश में कुल डिस्ट्रिक्ट्स जो है मतलब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स वो 75 है। 75 जिलों का अकेला यह एक ऐसा राज्य है जो 75 जिलों का मालिक है, मतलब इसके अंतर्गत 75 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बड़े शहर का नाम लें, बड़े शहर के नाम लेने में आपको कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े शहर आते हैं। मतलब कानपुर एक बड़ा शहर है। खासकर औद्योगिक मामलों की अगर बात कर लें तो कानपुर में कई सारे चमड़ों के ऐसे मिल हैं जिसके कारण कानपुर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इलाहाबाद आपको पता है जो अब फिलहाल वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वो हाई कोर्ट के लिए भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे हाई कोर्ट भी है। और दूसरी बात लखनऊ आपको पता है राजधानी है, तो किसी भी राज्य की अगर कोई राजधानी होती है तो वो बड़ी ही होती है। चाहे वो पटना हो जाए या फिर लखनऊ हो जाए या फिर रांची हो जाए, उस राज्य की मान मर्यादा उसके राजधानी पे ही तो होती है। तो यहाँ पे लखनऊ भी बड़ा शहर और नोएडा के बारे में तो हर दिल्ली वासी जानता है कितना बहुत ज़्यादा फेमस है, शांति है, साफ-सफाई ज़्यादा है और बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। तो ये सारे जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के वो काफ़ी बड़े शहरों में जाने जाते हैं। राजकीय चिन्ह की अगर बात कर लें, उत्तर प्रदेश का अपना अगर राजकीय कोई चिन्ह है तो वो मछली है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के रूप में आपको मछली के बारे में बताना है। अगर राजकीय पुष्प की बात कर लें मतलब कि ऑफिशियल फ्लावर्स की बात कर लें तो वो ब्रह्म कमल है। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष के रूप में अशोक को जाना जाता है। राजकीय पक्षी सारस को माना जाता है। राजकीय पशु बारहसिंगा को माना जाता है और राजकीय दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, आप सही से इसे देख लीजिएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इसमें विधानमंडल को लेके, हम सभी को पता है कि हमारा भारत देश जो है वो डेमोक्रेसी के हिसाब से चलता है। यहाँ पे एक सदनीय व्यवस्था है और कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आता है। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक क्या होता है। तो एक सदनात्मक का मतलब होता है सिर्फ विधानसभा, लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं, खासकर मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो बिहार में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि विधायक के अंदर विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है। ये 2 सदन हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है तो उसे हम एक सदनात्मक व्यवस्था कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 403 है और प्लस में 1 एंग्लो इंडियन। आपको ये क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है एंग्लो इंडियन के बारे में। उसके हिसाब से एक सीट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो आप कह सकते हैं 404 विधानसभा की सीटें हैं। मतलब यहाँ पे अगर किसी राज्य में सरकारी चुनाव होता है तो कुल 403 विधायकों को जीतना पड़ता है। मतलब 403 विधायकी क्षेत्र होता है जहां से विधायक जीत के आते हैं। विधान परिषद की अगर बातें कर ले तो 100 सीट है विधान परिषद के लिए और विधान सभा और विधान परिषद मिलके इसे द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाता है। लोकसभा सीटों की अगर बात कर ले तो उसकी संख्या यहाँ पे 80 है। लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटों में क्या अंतर है, तो विधानसभा सीटों का मतलब है कि इससे जीतकर विधायक का निर्माण किया जाएगा जो उस राज्य के मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर का निर्माण करेंगे। लेकिन अगर लोकसभा सीटों की बात कर ले तो लोकसभा सीट वो होता है जो उसे हम सांसद कहते हैं, जो एक देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो ये हमारा विधानसभा और लोकसभा के बीच में अंतर है। राज्यसभा की सीटों की अगर बात कर लें तो वो 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है और इनका जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कई सारे होते हैं, जितने जिले हैं उतने सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो 75 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। तो
उच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट जो होता है, एक राज्य के अंदर एक ही होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो न्यायपालिका है वो इलाहाबाद में है, जिसे हम हाई कोर्ट अर्थात हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमंडल एवं उनमें सम्मिलित जिले। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि 75 जिले हैं। अब हम उनको जान लेते हैं प्रमंडल क्या है और प्रमंडल के अंदर कितने जिलों की संख्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है आगरा। आगरा जो है वो प्रमंडल है और इसमें जिलों की संख्या 4 है। कौन कौन सा जिला है? तो सबसे पहले तो आगरा खुद ही एक जिला है, मथुरा जिला है, फिरोजाबाद है और मैनपुरी है। दूसरा है कानपुर। कानपुर के प्रमंडल के अंदर 6 जिले आते हैं, जिसमें कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, इटावा है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है और औरैया है। यहाँ पे या छूटा हुआ है। तीसरा है लखनऊ। लखनऊ के प्रमंडल में भी 6 जिले आते हैं, जिसमें खुद लखनऊ भी है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर है, हरदोई है और खीरी है। ये 6 जिले ऐसे हैं जो खासकर लखनऊ के अंदर आते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आपने अक्सर रायबरेली का चर्चा देखा होगा, सीतापुर का चर्चा देखा होगा और उन्नाव का भी चर्चा देखा होगा। खासकर ये चर्चाएं तब होती है जब चुनावी गर्मा गर्मी होता है, जब चुनाव का माहौल होता है, तो खासकर रायबरेली का नाम बहुत जल्दी आता है, क्योंकि यहाँ से आपने राहुल गांधी का बहुत नाम सुना होगा, उनकी माता श्री सोनिया गांधी का बहुत सारा नाम सुना होगा। अब जो अगला प्रमंडल है मेरा, वो है मेरठ। अब मेरठ में 6 जिले हैं यहाँ पे, जिसमें पहला मेरठ ही है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत एवं हापुड़ है। बरेली है, बरेली में 4 जिले हैं, बरेली खुद है, बदायूं है, पीलीभीत है और शाहजहांपुर है। पीलीभीत के बारे में भी आपने काफी चर्चाएं अक्सर सुना होगा, हाल फिलहाल में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी पीलीभीत को लेके। तो ये सारे जो हैं वो जिले हैं। नेक्स्ट हमारा है मुरादाबाद। इसके अंदर 5 जिले आते हैं। अगर आपसे इन जिलों का नाम याद नहीं होता तो आपको ये याद रखना है कि कौन से प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो मुरादाबाद में है, खुद मुरादाबाद है, ज्योतिबा फूले नगर है, रामपुर है, बिजनौर है एवं भीमनगर है। प्रयागराज की अगर बात कर ले, जो पहले के समय में इलाहाबाद था, उसके अंदर भी 4 जिले हैं। खुद प्रयागराज है, फतेहपुर है, प्रतापगढ़ है और कौशाम्बी है। कौशाम्बी का भी नाम आपने सुना होगा, अक्सर नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे टूर करते रहते हैं। अब हम चित्रकूट प्रमंडल की बात करेंगे। इसके अंदर भी 4 जिले आते हैं, बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। वाराणसी, जहां से नरेंद्र मोदी खुद ही सांसद हैं, उसके अंदर 4 जिले हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। गोरखपुर के अंदर भी 4 जिले आ रहे हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। अब कुशीनगर यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध को लेके काफी सारी चर्चाएं और कई सारे मंदिर यहाँ पे कुशीनगर में बनाया गया है, तो इसलिए कुशीनगर का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर गोरखपुर प्रमंडल में। और गोरखपुर प्रमंडल भी काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ महाराज, वो वहीं के महंत थे, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है गोरखपुर के बारे में जानना। अब हम बात कर लेते हैं फैजाबाद। इसके अंदर भी 5 जिले आ रहे हैं, जिसमें फैजाबाद है, सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, छत्रपति साहू जी महाराज नगर है। देवी पाटन की बात कर ले तो यहाँ पे भी आपको 4 जिले देखने को मिल जाएंगे, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच। बहराइच भी अक्सर चुनाव के समय में आपको काफी नाम और चर्चा के अंदर देखा जाता है, क्योंकि बहराइच से भी काफी सारे ऐसे नेता हैं जो गर्मा गर्मी के समय में अपने चुनावों के खेल को खेलते रहते हैं। बस्ती प्रमंडल की बात कर लें तो बस्ती प्रमंडल के अंदर तीन जिले आते हैं, जिसमें पहला बस्ती है, सिद्धार्थ नगर है, संत कबीर नगर है और फिर आजमगढ़ प्रमंडल के बारे में आते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 जिले मिल जाएंगे, जिसमें आपको आजमगढ़ भी मिल जाएगा, मऊ और बलिया। मिर्जापुर प्रमंडल नाम काफी फेमस है, खासकर बॉलीवुड को लेके। तो मिर्जापुर के अंदर भी 3 जिले, हालांकि ये मिर्जापुर के शो में भी बताया गया था कि यहाँ के जो 3 जिले हैं उसके ऊपर बाहुबली भैया जी का राज चलता था। जिलों का नाम है मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। झांसी की अगर बात कर ले तो इसके अंदर भी 3 जिले हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। सहारनपुर की अगर बात करें तो इसमें भी आपको 3 जिले मिलेंगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। शामली भी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि शामली भी इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपको 4 जिले मिलेंगे, अलीगढ़, हाथरस, काशीनगर एवं एटा। तो ये सारे जिलों के नाम थे 75 जिलों के, जो उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं वर्तमान समय में भी।
अब हम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख उद्योग के बारे में जानेंगे। कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सबसे पहला उद्योग जो है वो चीनी उद्योग है, जिसे हम चीनी मिल के नाम से भी जानते हैं। तो चीनी मिल उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में है, मेरठ में है, देवरिया में है, गोरखपुर में है और बरेली में। ये जो आपको 5 ऐसे जगह का नाम बताया गया जिसमें चीनी उद्योग बहुत ज्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अब हम बात करेंगे चूड़ी उद्योग के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जो कंगन या चूड़ी का निर्माण होता है वो सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में होता है, और ये देश में सबसे ज्यादा चूड़ी कंगन बनाने में अग्रणी माना जाता है। जूता उद्योग की अगर हम बात कर लें तो ये आगरा में होता है। आगरा में सबसे ज्यादा जूता फैक्ट्री पाया जाता है। साइकिल उद्योग की बात कर लें, साइकिल बनाने की कंपनियां जो है वो आगरा में भी है, लखनऊ में भी है, इलाहाबाद में भी है, कानपुर में भी है और वाराणसी में भी है। अब वनस्पति घी उद्योग की बात कर लें तो मोदी नगर में है, गाजियाबाद में है, अलीगढ़ में है और कानपुर में है। ऊनी वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो मिर्जापुर में है, भदोही में है, गोपीगंज में है जो गोरखपुर के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ के प्रमुख उद्योगों के रूप में जाना जाता है। रेशमी वस्त्र उद्योग भी है, वो इटावा और वाराणसी में रेशमी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इसीलिए आपने नाम सुना होगा कि हमारे भारत में जो बनारस की साड़ी होती है ना वो बहुत ज्यादा फेमस होती है, बनारसी साड़ी। तो वहाँ इसलिए फेमस होता है क्योंकि उनको खुद के सिल्क से वो साड़ी बनाते हैं, मतलब खुद का सिल्क प्रोडक्शन करते हैं और उनके माध्यम से वो साड़ियों का निर्माण करते हैं। अब अगर हम कागज उद्योग की बात कर लें तो लखनऊ एवं सहारनपुर जो है वो कागज उद्योग में काफी फेमस माना जाता है। इस जगह पे सबसे ज्यादा कागज बनाया जाता है। सिगरेट उद्योग की अगर बात कर ले तो सहारनपुर में सबसे ज्यादा जो है वो सिगरेट का निर्माण होता है, और लगभग लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में जो सिगरेट का सप्लाई है वो सहारनपुर से ही होता है। सीमेंट उद्योग की बात कर ले तो ये सोनभद्र में है, डल्ला में है जो मिर्जापुर में है, मतलब एक जगह प्रॉपर जगह का नाम है। और दूसरी तरफ फिर राय एवं दादरी जो है जो गौतम बुद्ध नगर में है। तो यहाँ पे सीमेंट सबसे ज्यादा बनाया जाता है। इंजीनियरिंग उद्योग मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो उद्योग है वो गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा और अलीगढ़, जितने बड़े बड़े शहर है, ये जितने भी बड़े बड़े शहर है उन्हीं का नाम है। गाजियाबाद भी बड़ा शहर है, मेरठ भी बड़ा शहर है, कानपुर भी बड़ा शहर है, इलाहाबाद भी बड़ा शहर है, आगरा भी बड़ा शहर है, अलीगढ़ भी बड़ा शहर है। तो ये वो शहर है जहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कार्यों को किया जाता है। बड़े बड़े मशीनों को बनाया जाता है, ऑटोमेटिक मशीनों को बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे राज्य के प्रमुख औद्योगिक संस्थान के बारे में कि जहां पे सबसे ज्यादा औद्योगिक कार्यों को किया जाता है, जैसे कि फैक्ट्री हो गया या बहुत बड़ी कंपनी हो गई। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कानपुर में। ये जितने भी जानवरों के शरीर के ऊपर से ये छिलके उतारे जाते हैं, चमड़ी उतारी जाती है, इनसे महंगे महंगे जूते बनाए जाते हैं, महंगे महंगे पर्स बनाए जाते हैं, महंगे महंगे बेल्ट बनाए जाते हैं, और भी बहुत ऐसे सजावट की चीजें होती है जो इन्हीं चमड़ों के माध्यम से बनाया जाता है। तो इन चमड़ों के सामान बनाने से पहले इन चमड़ों की सफाई और रंगाई का जो काम होता है वो कानपुर के अंदर सबसे ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी अपने भारत में मतलब काफी बहुत पॉपुलर कंपनी है, जिसके माध्यम से कई सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, और ये गाजियाबाद में है। यदि आप गाजियाबाद जाओगे तो आपको ये कंपनी ऐसे ही सड़कों पे बहुत बड़ी है इसलिए सामने से ही दिख जाएगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तीसरा हमारा है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो रायबरेली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कानपुर के अंदर है। खनिज तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। भारत पैप्स एंड क्रैपर्स नैनी में है जो इलाहाबाद के अंदर है। उर्वरक कारखाना जो है वो गोरखपुर में है जो इलाहाबाद के पास है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट में है। और इसके अलावा स्टोन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड लखनऊ। अब देखिए ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये सब वो कंपनियां हैं जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश का आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहा है, क्योंकि ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके माध्यम से इनको काफी मात्रा में टैक्सेस प्राप्त होते हैं, और इन टैक्सेस के माध्यम से
उत्तर प्रदेश की जो आप कह सकते हैं स्थिति है या फिर वहां के जो सोर्सेज हैं वो काफी मजबूत बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अब उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां पे लोग घूमने के लिए जा सकते हैं और घूमने के लिए आते भी हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो पूरे दुनिया में बहुत फेमस है। तो अब उन सभी चीजों के बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा आगरा। आगरा में आपको पता है ताजमहल बहुत फेमस है, अजूबों में नाम इसका है। वहां का लाल किला भी फेमस है, जामा मस्जिद फेमस है, एतमाउद्दौला का मकबरा फेमस है जो नूरजहां द्वारा निर्मित किया गया था। इसके अलावा बुलंद दरवाजा भी फेमस है, गुरु का ताल भी फेमस है जो 64 खवा है। तो यहाँ पे आगरा अगर आप जाते हो तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे आगरा को एक्सप्लोर करना है तो आप इन सारे जगहों को घूम सकते हो जो आगरा के अंदर स्थित है। दूसरे नंबर पे है कुशीनगर। कुशीनगर के बारे में मैंने आपको इसे पहले वाले स्लाइड में ही बताया था कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त क्रिया था यहाँ पे, इसलिए कुशीनगर के अंदर आपको महात्मा बुद्ध के कई सारे मंदिर और वहां पे कई सारे बौद्धिस्ट मिल जाएंगे जिनके माध्यम से आपको कुशीनगर के पौराणिक गाथाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो पाएगा। तीसरे नंबर पे है सारनाथ। बुद्ध के प्रथम उपदेश के रूप में सारनाथ को जाना जाता है जहां पे भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब ये क्या था, तो ये कुशीनगर के जैसे जगह के बारे में मैंने आपको बताया कि वहां पे भगवान बैठे, भगवान बुद्ध बैठे और ध्यान लिया, एक पेड़ था जो अभी तक भी मौजूद है। इसके बाद जो सारनाथ की बात आती है तो उन्होंने जो वहां पे ध्यान लिया, इसके बाद जो अपनी पहली ज्ञान वहां पे दिया है उसी को हम धम्म कहते हैं। धम्म में आपको ना अशोक के धम्म के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आगे चल के, कई सारे धम्म है। जो उपदेश है ना इसी को हम धम्म के नाम से जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जगह जो है वो है कालपी। ये महारानी लक्ष्मीबाई की छायनी के रूप में जाना जाता है, जहां पे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही है लक्ष्मीबाई का छायनी जो कालपी के अंदर स्थित है। इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण जगह है उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए ऐसा कौन सा जगह है भारत के अंदर जहां पे 3 नदियों का संगम पाया जाता है, तो गंगा यमुना सरस्वती है। इस पर स्थित तीर्थराज के नाम से विख्यात है। मतलब कि अब ये जो संगम हो रहा है जहाँ पे 3 नदियां आपस में मिल रही है वो तीर्थराज के नाम से विख्यात है। मतलब इसे तीर्थराज के नाम से, मतलब लोग तीर्थ करने आते हैं, यहाँ पे घूमने आते हैं, अपने नहाने वगैरह आते हैं, अपने पूर्वजों की इच्छा पूर्ति करने के लिए आते हैं। तो अलग अलग मनोकामना से यहाँ पे लोग आते रहते हैं। नंबर 6 है वाराणसी काशी। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस है, भोलेनाथ का मंदिर है और बहुत अच्छा भी है क्योंकि गंगा किनारे स्थित है। बिल्कुल गंगा किनारे स्थित भी आप नहीं कह सकते हैं, थोड़ी दूर पे है कि मतलब आप गंगा जल भर के वहां पे जल चढ़ाने के लिए जा सकते हो, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस ही है, बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। गंगा में जल लिया, सीढ़ी चढ़े और मंदिर के अंदर घुस गए, वहां पे जाके आप जल चढ़ा लिए। तो ये वाराणसी भी काफी घूमने वाला जगह है, और खासकर जब से नरेंद्र मोदी वहां से लोकसभा के सीट पे है तब से तो और बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है वाराणसी का। अब हम बात कर लेते हैं बरसाना जो मथुरा में है। तो श्री कृष्ण की उपासिका राधा का जन्म स्थान यही हुआ था, और यहाँ की लठमार होली जो है वो काफी फेमस है, जो होली के समय में खेला जाता है। लाठियों के माध्यम से मार मार के होली खेलते हैं। नेक्स्ट है वृंदावन मथुरा। 4000 मंदिरों, घाटों एवं सरोवर का पवित्र नगर है। मतलब 4000 मंदिर हैं, घाट हैं, सरोवर हैं, ये यहाँ पर फेमस है इन्हीं सब कारणों से। नेक्स्ट है हस्तिनापुर जो मेरठ में है, पांडवों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर महाभारत आपने पढ़ा है तो मेरठ के बारे में ही पढ़ा होगा, हस्तिनापुर के बारे में ही पढ़ा होगा। तो ये पांडवों की नगरी थी जिसका निर्माण पांडवों ने खुद किया था। नेक्स्ट है देवा शरीफ बाराबंकी में, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है, तो ये भी घूमने के लिए एक अच्छा जगह माना जाता है। और नेक्स्ट है मगहर, संत कबीर का महाप्रयाण स्थल है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, वो जगह हैं जहां पे आसानी से उत्तर प्रदेश में जाके घूमा जा सकता है, और लोग हजारों लोग प्रतिवर्ष घूमने आते भी हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में दी गई सारी जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।